हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स, जब हमने ये देखा है कि जब किसी भी कंपाउंड का हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना चाहते हैं और उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? रेडिएशन। तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होती है जिसको सब्सटेंस मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है और उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि जब भी हमारा कोई सब्सटेंस होता है उसके अंदर अगर वो कॉन्जुगेटेड है, अगर जिस सब्सटेंस का हमें यूवी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है, अगर वो सब्सटेंस कॉन्जुगेटेड है मतलब उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, रेजोनेंस हो रही है, तो अगर उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो उस कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम के ऊपर। और हम ये कंपेयर करके देखेंगे कि एक तो हम कॉन्जुगेटेड जो कंपाउंड है उसका यूवी स्पेक्ट्रम ले रहे हैं और एक हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है उसका यूवी स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि दोनों जो कंपाउंड है, एक कॉन्जुगेटेड और एक नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, उनके यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कौन सा सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ज़्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का मतलब लैम्डा मैक्स, तो किस सब्सटेंस का लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी हमारे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होते हैं उनका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। कि जैसे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं हमारे, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में अल्टरनेट डबल या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये डबल, सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, तो इसमें इस तरह से ये रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल हो, जिनमें कॉन्जुगेशन हो, उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन एक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 217 है, 217 नैनोमीटर है। लेकिन यहीं पे हम इथीन देखते हैं तो इथीन के अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट डबल या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे तो कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इथीन एक नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, 175 नैनोमीटर। और जो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, 217 नैनोमीटर। तो अभी हम एक्सप्लेनेशन के साथ ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो भी हमारे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होते हैं उनके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड के लिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की वैल्यू कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम 1,3-ब्यूटाडाइन और इथीन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम इथीन को देखते हैं तो इथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड है। तो क्या होता है, इथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड है तो ये एक पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा और इसका एक अपोजिट एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल इथीन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इथीन के अंदर जो एक पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे अब हमने जब कोवलेंट बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में हमने वहाँ पे जाना था कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे इथीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले तो। और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल में, पहले लोअर एनर्जी वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम है, इस वाले की, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। तो ये इथीन के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से ये पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर डाल दिए हैं। तो ये पाई ऑर्बिटल्स ऑफ इथीन है, ये पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे इसको हमने होमो बोला है। होमो का मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, कि जिस मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारा
फील्ड है, हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाइड है, यहाँ तो सिर्फ एक ही बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है जो ऑक्यूपाइड है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये तो एम्प्टी है ना, ये तो ऑक्यूपाइड है ही नहीं, तो ऑक्यूपाइड कौन सा है, ये वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, कि ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाइड भी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी हो और उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा भी हो। तो यहाँ पे ये वाला ही एक अकेला मोलिकुलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी है और इसकी ही एनर्जी अब सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे और दूसरा तो कोई ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिटल है ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये होता है हमारा होमो। तो जब हम इथीन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके होमो से किस में चले जाएंगे, लूमो के अंदर, यहाँ से एक्साइट होके ये ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो कहने का मतलब कितनी एनर्जी हमें इथीन को देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी का डिफरेंस किसके बीच में, होमो और लूमो के बीच में। इसको बोलते हैं लूमो। लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, की ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लोवेस्ट हो और जो एम्प्टी हो। तो इन दोनों के अंदर ये वाला ऑर्बिटल ही एम्प्टी है और इसकी एनर्जी लोवेस्ट है, क्योंकि और तो कोई ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिटल है ही नहीं जो एम्प्टी भी हो। तो यहाँ पे सिर्फ यही एम्प्टी था, तो इसकी एनर्जी सबसे कम थी, तो इसको लूमो बोला गया था। तो कहने का मतलब जब हम इथीन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे तो इथीन के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होमो से एक्साइट होकर किस में चले जाएंगे, लूमो। तो कितनी एनर्जी इथीन एब्जॉर्ब करेगा, जितना एनर्जी का डिफरेंस होमो और लूमो के बीच में है। अगर आप इन वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं होमो और लूमो क्या है, तो आप इनको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हो, कि ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, जब इथीन ने इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स चले गए। और इथीन ने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, जितनी एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में है। तो ये तो हमने देख लिया इथीन के पाई ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट हमारी होमो होती है और एक्साइटेड स्टेट हमारी क्या होती है, लूमो होती है। तो ये तो हमने इथीन के बारे में देख लिया। जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन को देखते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर क्या होता है, 2 पाई ऑर्बिटल है, एक पाई ऑर्बिटल ये है, एक पाई ऑर्बिटल, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है। तो इथीन के अंदर क्या होता है कि ये जो 2 पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस की वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस की वजह से 1,3-ब्यूटाडाइन के जो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे के साथ, जो पाई ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और उनकी ओवरलैपिंग से हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जितने अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हमारे बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल बनेंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल बनेंगे। अब कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 2 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इनके अंदर हो जाएंगे। तो जब ये 2 पाई बॉन्ड आपस में, इन 2 पाई ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं कॉन्जुगेशन की वजह से, तो इनकी वजह से 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल पे हम स्टार लगा देते हैं। तो क्या होगा कि अब इसके अंदर चलिए हम देखते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है 1,3-ब्यूटाडाइन में। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन में से पहले तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, उन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जिनकी एनर्जी लोअर है। तो वाई एक्सिस पे हमने इस तरह से एनर्जी को शो किया हुआ है। तो सबसे लोअर एनर्जी इसकी है, फिर थोड़ी ज़्यादा इसकी है, फिर इसकी और ज़्यादा है और इसकी सबसे ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस वाले में आ गए और बचे हुए 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में आ गए। मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा बन गया, ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिटल
जो ऑक्यूपाइड भी हो और हाईएस्ट एनर्जी का हो। तो ये दो मोलिकुलर ऑर्बिटल ही हमारे ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इन दोनों मोलिकुलर ऑर्बिटल में से हाई एनर्जी किसकी है, इस वाले की। तो ये तो बन गया हमारा होमो। होमो मतलब ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। और लूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ऐसा मोलिकुलर ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो और जिसकी एनर्जी क्या हो, लोवेस्ट। तो इन दोनों मोलिकुलर ऑर्बिटल में से एनर्जी किसकी कम है, इस वाले की। और ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है। तो लूमो कौन सा बन जाएगा, ये वाला। तो अब हम देखेंगे कि जब 1,3-ब्यूटाडाइन के ऊपर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पे जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से ये हमारी एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी जो लूमो होगी। तो ग्राउंड स्टेट से किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। कि भाई जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालेंगे तो 1,3-ब्यूटाडाइन जो होगा वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर किस में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वहाँ पे होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब यहाँ पे हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को होने के लिए 1,3-ब्यूटाडाइन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाने के लिए, जितना एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है 1,3-ब्यूटाडाइन में, वो एनर्जी डिफरेंस हमारा कम है एज कंपेयर टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ये इथीन के केस में जो एनर्जी डिफरेंस था बिटवीन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा था। 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ये एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम। तो इसका मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन हमारी कम एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी कम होगी तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो इसीलिए जो 1,3-ब्यूटाडाइन होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इनके बीच में, होमो और लूमो के बीच में या फिर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। इसीलिए ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इथीन के केस में जो ये होमो और लूमो के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है ये ज़्यादा होता है। इसीलिए जो इथीन होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जो भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के केस में जो एनर्जी होती है रेडिएशंस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि कॉन्जुगेशन की वजह से 1,3-ब्यूटाडाइन में जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में वो कम हो जाता है। इसीलिए 1,3-ब्यूटाडाइन लो एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी जब लो होगी तो वेवलेंथ उनकी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो कॉन्जुगेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होते हैं उनकी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कम होती है। तो इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। अब जितनी ज़्यादा किसी भी कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन होगी, अगर हमारी कॉन्जुगेशन किसी भी कंपाउंड में जितनी ज़्यादा होगी, मतलब अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड थे, अगर 3 डबल बॉन्ड हो जाए जो कॉन्जुगेटेड हो, 3 डबल बॉन्ड का मतलब इस तरह से डबल, सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इस तरीके से डबल बॉन्ड, फिर ये 3 कॉन्जुगेटेड हो गए हैं। तो ये वाली जो हमारा कंपाउंड होगा इसकी जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू होगी ये 1,3-ब्यूटाडाइन से भी ज़्यादा होगी, जैसे इसकी हमारी होती है 370 के अराउंड में। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इंक्रीज होते हैं तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है कि जो हमारा कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस होता है, जो कंपाउंड होता है, वो विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी डिफरेंस इतना कम हो जाता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर, अगर हमारा कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर एनर्जी डिफरेंस इतना कम हो जाता है
कि अब वो जो सब्सटेंस है वो विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और जब सब्सटेंस विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन के बारे में आई होप कि आपको पता होगा। बीटा कैरोटीन क्या होता है, जो हमारी वेजिटेबल्स होती है, जैसे येलो कलर होता है वेजिटेबल्स में या रेड कलर होता है, वो सब किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो सब्सटेंस है उसके अंदर 11 डबल बॉन्ड होते हैं कॉन्जुगेटेड, 11 डबल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होते हैं, 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो जब 11 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे तो वो सब्सटेंस विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और जब विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, कलर्ड होगा। तो इसलिए हमने देख लिया कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन हमारी बढ़ती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की जो वैल्यू है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये हमने देखा है। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है जो अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है उस सब्सटेंस के अंदर कोई ना कोई एक ग्रुप ऐसा होता है जो वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। मतलब हर एक सब्सटेंस के अंदर कोई एक ऐसा ग्रुप होता है जो अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, हम उसी ग्रुप को बोलते हैं क्रोमोफोर्स। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, तो उसी ग्रुप को हम बोलेंगे क्रोमोफोर्स। तो क्या क्या क्रोमोफोर्स होते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप क्या है, एक हमारा क्रोमोफोर है। किसी भी कंपाउंड में जब नाइट्रो ग्रुप लग जाता है तो नाइट्रो ग्रुप हमारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है विजिबल रेडिएशंस में से, और येलो कलर आ जाता है उस कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप लगा रहता है। तो ऐसे कोई भी ग्रुप जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं उनको बोलते हैं हम क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर जो वर्ड है ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस के लिए ही हम यूज करते हैं। तो ऐसा कोई भी ग्रुप, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता हो, उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्रोमोफोर। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे, नाइट्रो ग्रुप एक क्रोमोफोर है, कार्बोनाइल ग्रुप भी एक क्रोमोफोर है, ये डाई एजो ग्रुप है ये भी एक क्रोमोफोर है, इथीन जो डबल बॉन्ड जो इथिलीन डबल बॉन्ड होता है वो भी एक क्रोमोफोर होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी एक क्रोमोफोर है। अब क्या होता है कि अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर कोई क्रोमोफोर प्रेजेंट है तो वो सब्सटेंस कलर्ड हो ही। क्रोमोफोर का काम सिर्फ क्या है, अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है। अगर किसी सब्सटेंस में कोई क्रोमोफोर है, अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें कलर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कलर आने के लिए कौन सी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, विजिबल का। तो क्रोमोफोर सिर्फ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, मतलब ये ग्रुप सिर्फ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अगर किसी सब्सटेंस में क्रोमोफोर है तो ऐसे 100% ये गारंटी नहीं है कि वो सब्सटेंस कलर्ड होगा या नहीं होगा। अगर सब्सटेंस वो विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कलर होगा, अदरवाइज वो कलर नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है कि अगर कोई दो सब्सटेंस है उनके अंदर सेम क्रोमोफोर प्रेजेंट है, तो ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंट से कि अगर कोई दो सब्सटेंस है उनके अंदर सेम क्रोमोफोर है तो उन सब्सटेंस की जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी या उनकी मोलर एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू या उनकी मोलर एब्जॉर्बिविटी की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो अब इससे सेम होगी मतलब सिमिलर होती है उनकी वैल्यूज। तो अब क्या फ़ायदा होता है इस तरह के ये चीज़ें जानने से, कि ऐसा होता है कि जब हम किसी अननोन कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं, अगर हम उसमें देखते हैं कि उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जैसे 400 आ रही है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 400 लैम्डा मैक्स की वैल्यू कब आती है, जब वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप हो। तो हमें ये पता चल जाता है कि जो अननोन कंपाउंड है उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से किसी अननोन कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप पता लगाने के लिए भी हमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? ऑक्सोक्रोम एक ऐसा ग्रुप होता है जो खुद तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ऑक्सोक्रोम खुद रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है,
लेकिन जब एक ऑक्सोक्रोम को किसी क्रोमोफोर के साथ जोड़ दिया जाता है तो अब वो क्रोमोफोर की जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब अब वो जो क्रोमोफोर है तो ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम एक ऐसा ग्रुप होता है जो खुद तो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन जब ऑक्सोक्रोम को क्रोमोफोर के साथ जोड़ दिया जाता है तो जो एब्जॉर्प्शन, जो वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन होनी होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मतलब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की वैल्यू, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है अगर किसी एक ऐसे ग्रुप को हम क्रोमोफोर के साथ जोड़ दें तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम एक ऐसा ग्रुप है जो खुद तो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है, मतलब खुद तो क्रोमोफोर नहीं है, लेकिन जब उसको क्रोमोफोर के साथ अटैच कर देते हैं तो इस ग्रुप की वजह से क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और लैम्बडा मैक्स की वैल्यू तो इंक्रीज होगी होगी, उसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जैसे ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये भी ऑक्सोक्रोम है, अमाइनो ग्रुप है, ये भी ऑक्सोक्रोम है, ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये भी ऑक्सोक्रोम है, ये एल्काइल अमाइन ग्रुप है, ये भी ऑक्सोक्रोम है, डाई एल्काइल अमाइन ग्रुप है, ये भी एक ऑक्सोक्रोम है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है ऑक्सोक्रोम के। अब ऑक्सोक्रोम काम कैसे करता है, मतलब ऑक्सोक्रोम को जब किसी भी क्रोमोफोर से जोड़ा जाता है तो कैसे एक ऑक्सोक्रोम लैम्बडा मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि अब देखिए ऑक्सोक्रोम जो भी होते हैं, यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, हर एक ऑक्सोक्रोम के अंदर एक या एक से ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जैसे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो हैं। तो कहने का मतलब जो भी ऑक्सोक्रोम होते हैं उनके पास एक या एक से ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ऑक्सोक्रोम को किसी क्रोमोफोर के साथ जोड़ा जाता है तो इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वहाँ पे कॉन्जुगेशन आ जाती है। और कॉन्जुगेशन जब आती है तो हमने देखा था कि जैसे किसी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन आती है तो उस कंपाउंड की जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इथेन है हमारा, इथेन के अंदर जब ये NR2 ग्रुप, ये हमारा क्या है, क्रोमोफोर है इतना पार्ट, और ये हमारा क्या है, ऑक्सोक्रोम है। तो ऑक्सोक्रोम के अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर सेंड कर देगा और ये डबल बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है और ये हमारी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो कहने का मतलब जो भी ऑक्सोक्रोम होते हैं वो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर देते हैं या कॉन्जुगेशन को क्रिएट कर देते हैं। और जिस भी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होती है तो हमने देखा है उसमें एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लैम्बडा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है ऑक्सोक्रोम की हेल्प से। एक और एग्जांपल देखते हैं अब हम, ये एजोबेंजीन है। एजोबेंजीन की हम लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो वो आती है 320 नैनोमीटर और इसके लिए जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की जो वैल्यू है जो वो आती है 21,000। तो ये एजोबेंजीन है। एजोबेंजीन के पैरा पे हमने इथोक्सी ग्रुप लगा दिया, OCH2CH3, ये इथोक्सी ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये बन गई है पैरा इथोक्सी एजोबेंजीन। तो एजोबेंजीन के पैरा पे जब इथोक्सी ग्रुप हमने लगाया है तो इथोक्सी ग्रुप एक क्या है, ऑक्सोक्रोम है। इसके पास लोन पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपना इधर कॉन्जुगेशन में सेंड करेगा, मतलब ये कॉन्जुगेशन करेगा इस डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इस तरीके से पूरे कंपाउंड के अंदर ऑक्सोक्रोम जुड़ने की वजह से कॉन्जुगेशन हमारी इंक्रीज हो गई। तो अब पैरा इथोक्सी एजोबेंजीन की हम बात करें तो जो सिर्फ सिंपल एजोबेंजीन था उसमें लैम्बडा मैक्स की वैल्यू थी 320 नैनोमीटर, पैरा इथोक्सी एजोबेंजीन में ये 385 नैनोमीटर है और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की बात करें तो वो 42,000 हो गई है।
तो इस तरीके से ऑक्सोक्रोम जो होता है वो वर्क करता है, कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करता है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सोक्रोम, और कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये दो टॉपिक हमने आज की क्लास में स्टडी किए हैं।